इस व्लॉग में हमने बात करनी है मौलाना नासिर मदनी बेहोश होकर गिर गए। इसके अलावा मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से कहा गया था, जहाज क्यों खरीदा भाई। अब ये लोग कह सकते हैं कि डार ने किया है तो किया है। वही डार इसहाक डार साहब के पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के जो करीबी अजीज़ हैं रज़ा डार साहब, उन पर इल्ज़ाम है कि ख़वातीन जो दूसरे मुमालिक से आई थी, अंग्रेज़ ख़वातीन हैं पाकिस्तान, उनको ये तो कहते हैं कि बुलाया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो पाकिस्तान आई, कुछ लोगों की तरफ से उनका रेप किया गया, बहरहाल इनकी तरफ से उसको भत्ते का मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है। रिमांड मांगा गया था 14 दिन का, लेकिन 5 दिन का रिमांड दे दिया गया है। गिरफ्तारियां हो गई, उस पर भी हमने बात करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अली खामनाई के जनाजे की। वहां पे दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियत गई हैं। पाकिस्तान से फील्ड मार्शल साहब गए हैं, उनके साथ हमारे वजीर आजम साहब गए हैं। पाकिस्तान के खबरनामे में यही बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब जनाजे में शिरकत के लिए गए हैं और उनके साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ भी गए हैं, उनके साथ गए हैं। ये कहा अलग अलग जहाजों में गए हैं, फील्ड मार्शल साहब अलग गए हैं, वजीर आजम साहब अलग गए हैं। वहां पे दोनों इकट्ठे हो गए, वहां पे इनकी तरफ से ताज़ियत की गई, लेकिन देखना है कि वज़ीर आज़म साहब के साथ कौन कौन लोग गए हैं। कल वहाँ पे जिस तरह से याहिया अफरीदी ने एक सेमिनार किया था, वहाँ पे चारों वज़राए आला मौजूद थे और वहाँ पे वज़ीर भी मौजूद थे, दीगर भी बड़ी बड़ी डिग्निटीज मौजूद थी। लगता है कि वहाँ पे जो लोग गए थे उनमें से कई को शहबाज शरीफ साहब ने अपने वफद में शामिल कर लिया। शहबाज शरीफ साहब के वफद में बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं और उनके साथ साथ इसहाक डार साहब भी मौजूद हैं, वज़ीर आला सिंध भी इनके साथ गए हैं और इसके साथ फैसल करीम कुंडी साहब भी गए हैं और यूसुफ रजा गिलानी को भी साथ ले जाया गया है। किस तरीके से कहा जाए कि वजीर आजम साहब खुद भी और उनके साथ वफद में जाने वाले लोग क्या आदाब से इतने ही नाबलद हैं, ना आगाह हैं, उनको नहीं पता कि हम जनाजे में जा रहे हैं या फिर शादी में जा रहे हैं। सारे के सारे सूटेड बूटेड थे, टाई लगी हुई थी, कोट पैंट पहना हुआ था। बगैर ज़ाहिर है कि सलवट कहाँ पे होती है, कोट पैंट अगर पहना गया हो कोट पर कहाँ से सलवट होती है, और उन्होंने नए सूट निकाले पहने, उनको इस्त्री ज़ाहिर है इस्त्री करवाए गए होंगे और टाई भी साथ लगाई गई है। आप गए कहाँ पे हैं, लेकिन फील्ड मार्शल साहब की तरफ से सादगी का इजहार किया गया है। जरा देखेंगे फील्ड मार्शल साहब ने कोई टाई नहीं पहन रखी, जबकि इनकी टाइयां देखेंगे कितनी रंग बिरंगी इनकी तरफ से टाइयां पहनी गई हैं। ये तो डार साहब की तरफ से टाई नहीं पहनी गई। बाकी देख लें यूसुफ रजा गिलानी साहब, वज़ीर आज़म साहब खुद और दीगर किस तरह से सूटेड बूटेड होके वहां पे गए हैं। आज इनकी तरफ से वहां पे दुआया कलमात अदा किए गए, ताज़ियत की गई। वहां पे अली खामनाई साहब की जो तदफीन होनी है उनको दफनाया जाएगा 9 जुलाई को, लेकिन हमारे लोग वहां पे गए, जैसा कि उनकी तरफ से 3-4 रोज के लिए ये रसूमात अदा किए जाने के बारे में कहा गया था। हमारे लोग वहां पे चले गए, दीगर लोग भी चले गए, लेकिन हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि हमारे वजीर आजम साहब किस तरह से सूटेड बूटेड हो के गए हैं। और ये भी तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि जहाज में बैठे थे, कहीं और बैठे हुए थे। दीगर लोग भी, उनमें सहाफ़ी भी इनके साथ गए हैं जिनके पास उमन कोट पैंट नहीं होता, वो उन्हीं टी शर्ट्स में वहां पे साथ चले गए, लेकिन रास्ते में ये एक दूसरे के साथ अटखेलियां करते हुए नजर आए। अगर आपकी शक्ल ऐसी नहीं है तो उनको शादी के मौके पर हंसता हुआ बनाने की जरूरत होती है, और किसी तदफीन के मौके पर, ताज़ियत के मौके पर, मौत के मौके पर आपने अपना चेहरा थोड़ा अफसुर्दा रखना होता है। लेकिन इनको ना लिबास के कोई आदाब थे और ना ही अपनी शक्ल किस तरह से उस पर 12 बजा के रखने हैं उसकी कोई परवाह थी। 12 बजा के रखने भी हो सकता है हमारी तरफ से कोई नामुनासिब या नामौजू अल्फाज अदा कर दिए गए हों, लेकिन इनके लिए ऐसा ही कहा जाना चाहिए। इनको इतना भी नहीं पता कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, आपके रवैये क्या होने चाहिए। आ जाते हैं मौलाना नासिर मदनी साहब की तरफ। जिस तरह से मौलाना नासिर मदनी साहब लोगों को हंसाते, इतना हंसाते हैं कि लोगों की हंसते हंसते पसलियां भी दोरी हो जाती हैं। लेकिन उनके साथ क्या सान्या हो गया, कहीं से अपने शहर से बाहर गए हुए थे। जिस तरह से मौलाना मदनी को कोई निकाह पे बुला लेता है, कोई शादी पे बुला लेता है, कोई जनाजे पे बुला लेता है, कोई मजलिस के लिए बुला लेता है, इसी तरह से मौलाना साहब कहीं जुमा पढ़ाने के लिए गए हुए थे और मैदान में उनकी कुर्सी लगा के रखी गई थी। उनको गर्मी लगी है या फिर दिल का कोई मसला हुआ है कि वो
بات کرتے ہی پیچھے کی طرف لڑک گئے. ان کو ان کے گن مین کی طرف سے سنبھالنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا. وہاں پہ ان کی کیا کنڈیشن ہے. تو مولانا مدنی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی چہرے پر ہنسی اپنے آپ خود بخود آ جاتی ہے. مولانا صاحب جہاں بھی جاتے تھے, جنازے پہ جاتے تھے, شادی پہ جاتے تھے یا کسی بیان کے لیے جاتے تھے, پیسے ضرور پہلے رکھوا لیا کرتے تھے. لیکن مولانا صاحب اتنے زیادہ لالچی بھی نہیں تھے. گو کے پیسے لیتے تھے, لاکھوں میں لیتے تھے. گاڑی لے کے جاتی تھی, لے کے آتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا ترس بھی تھے. جس طرح سے کانا میں واقع ہوا, وہاں پہ ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی تھی. وہاں پہ مولانا صاحب گئے اور خاتون کو ملنے کے لیے, ان کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل بھی گئے تھے. ان کی امداد بھی ان کی طرف سے کی گئی ہے. اللہ خیر کرے مولانا صاحب کو کوئی اتنا زیادہ نقصان نہ ہو. اگر مولانا صاحب کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے جنہوں نے ٹاک شو چھوڑ دیے ہیں. ٹاک شو میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے لیے ایک تفریح کا سامان مل جاتا ہے, اور لوگوں نے تھیٹر جانا بھی چھوڑ دیا اور مولانا صاحب کی مجلسوں میں شریک ہونے لگے. کیونکہ مولانا کی جو مجلس ہوا کرتی تھی, علامہ صاحب کا جو بیان ہوا کرتا تھا, وہ کسی بھی تھیٹر سے زیادہ مزاحیہ ہوا کرتا تھا اور کسی بھی ٹاک شو سے زیادہ. جس طرح سے ہمارے سیاستدان ایک دوسرے پر پل پڑتے ہیں, مولانا صاحب کے بیانات میں اس سے زیادہ ہنسی مذاق کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی خیریت رکھے. آ جاتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف. جیسا کہ ان سے اسمبلی کے دوران ایک سوال پوچھا گیا, سوال ان سے پوچھا گیا کہ جہاز کا کیا کیا جا رہا ہے, تو اس کا جواب انہوں نے دیا. انہوں نے تو یہ پوچھا تھا, پوچھنے والے نے تحریک انصاف کے ممبر تھے, کہ آپ نے کتنے میں جہاز خریدا ہے, کیسے جہاز خریدا ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہا گیا, جہاز کیوں خریدا؟ خریدا ہے بھائی. یہ آپ نے سن لیا کہ خریدا ہے تو بس خریدا ہے. اس طرح سے جس طرح سے رضا ڈار پر مقدمہ درج ہوا ہے, جس طرح سے خواتین باہر سے آئیں اور ان کا ریپ کیا گیا جیسا کہ الزام عائد کیا گیا ہے, ان کی گرفتاری ہو گئی, ساتھیوں کی بھی گرفتاری ہو گئی. تو یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے, اور وزیر اعظم صاحب کے سب سے قریبی ساتھی اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں, کہا جاتا ہے کہ ان کے یہ ریلیٹیو ہیں, ان کے قریبی رشتہ دار ہیں جن کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. تو ایس ایچ او کی طرف سے مقدمہ درج کیا گیا. اس کو پہلے تو معطل کر دیا گیا تھا, لیکن معاملہ جب بعد میں زیادہ ہی اٹھا تو ان کو شاید رہا کر دیا گیا یا پھر ان کی معطلی ختم کر دی گئی ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جس طرح سے مریم اورنگزیب کی طرف سے کہا گیا تو خریدا ہے تو خریدا ہے بھائی, خریدا ہے, جو کرنا ہے کر لو. یہ تو ان کی طرف سے نہیں کہا گیا, لیکن تاثر یہی تھا. تو کیا اس معاملے میں بھی یہ کہیں گے کہ رضا ڈار کی طرف سے جو کیا گیا ہے بس کیا گیا ہے, ہم نے کر دیا, بس کر دیا, جو کرنا ہے کر لو, کیا یہ کہا جائے گا؟ ادھر فیصل وابڈا صاحب ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم ہیں, اور انہوں نے فیصل وابڈا نے کہا کہ یہ معاملہ اب بھتے کی طرف لے جایا جا, ریپ کا کیس ہے, معاملہ بھتے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر غیر ملکی حکومت کا دباؤ نہ ہوتا تو یہ حکومت اس کیس کو دبا دیتی, کیونکہ اب بھی کوشش ہو رہی ہے کہ کیس کو دبا کے رکھ دیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیکل رپورٹیں ہمیں پتہ ہے کہ کیسے بنتی. ایک موقع پر ان کی طرف سے کہا گیا کہ میاں نواز شریف کے جو پلیٹلیٹس گرے تھے, میرے کتے کا خون لیا گیا تھا, اس کا ٹیسٹ کیا گیا تھا, جس سے یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں میڈیکل اسی طرح سے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کوشش کریں گے کہ میڈیکل بھی اسی طرح سے ہو جائے. پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ خواتین کو ان کے ملک میں بھجوا دیا گیا ہے, لیکن اب یہ فیصل وابڈا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان خواتین کو ان کا بیان لینے سے پہلے ہی پاکستان سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فیصل وابڈا صاحب ماشاءاللہ سے وہ بات کیا کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اپنی زبان سے بات نہیں کہنا چاہتی, ان کے ذریعے بات کہلوا دیتی ہے, اور وہ بات جو ان کی طرف سے کی جاتی ہے سکہ بند بات ہوتی ہے. ایسے اندازہ کر لیجئے کہ اسحاق ڈار صاحب کے کتنے ماڑے اور برے دن آنے والے ہیں, بلکہ کئی دنوں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے. تو
तो इसहाक डार साहब के अजीज पर इस तरह से मुकदमा दर्ज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऊपर से जिस तरह से इशारा किया है इन्होंने फैसल बावडा ने, अगर ऊपर से इतना प्रेशर ना होता, इन्होंने क्या कोई कोशिश नहीं की होगी कि मुकदमा दर्ज ना हो? इन्होंने पूरी कोशिश की हुई, मियां नवाज शरीफ साहब ने की होगी तो बाकियों की तरफ से भी की गई होगी। वज़ीर आज़म साहब भी हो सकता है कि इसमें मैदान में आए हों, लेकिन ऊपर से प्रेशर, उनके भी कहीं ऊपर से प्रेशर था, इसलिए ये मुकदमा दर्ज हो गया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जिस तरह से रेड किया गया और उसके बाद 17 लोगों की तरफ से खत लिखा गया, ये पाकिस्तानी और इंडिया के हैं, इनकी तरफ से खत लिखा गया है मोदी साहब को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, ताकि पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात मामूल पर आ सकें। ये नामाकूल किस्म का खत लिखा गया है, कुछ माकूल और नामाकूल लोगों की तरफ से। आखिर में इस पर बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई पंजाब यूनिवर्सिटी में 10 गार्ड्स की। मीडिया में ये खबर रिपोर्ट की गई है कि 10 गार्ड्स को गिरफ्तार करके पुलिस वाले अपने साथ ले गए और उसके बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। असल में हुआ क्या, गार्ड्स की तरफ से कहा गया है कि हमें एक कॉल मौसूल हुई है जिसमें ये कहा गया कि गाड़ी में कोई मशकूक हरकत हो रही है। वो कहते हैं गाड़ी को तलाश किया गया, गाड़ी को रोका गया तो उसमें एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे, कुछ गप्पियां कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि हमने उनसे पूछा तो लड़की की तरफ से कहा गया कि मैं एक आला पुलिस अफसर की अजीजा हूँ। ये गार्ड कहते हैं कि लड़की ने हमारी बात उस पुलिस अफसर के साथ करवा दी। इसके बाद तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था अगर बात हो गई थी, लेकिन वहां पे एक दूसरे को आंखें दिखाई गई होंगी। थोड़ी देर के बाद पुलिस के 5-6 डाले आ गए और उन्होंने इन गार्ड्स को गिरफ्तार की, हिरासत में लिया, साथ ले गए, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। तो उसके बाद इनको छोड़ भी दिया गया। इस पर ये वीसी के ऑफिस के सामने चले गए, वहां इन्होंने एहतजाज किया। तो यहाँ पे हमने बात ये करनी है कि पाकिस्तान में जो भी ताकतवर होता है वो अपने कमजोर को मरोड़ के रख देता है। तो यही को यहाँ पे हुआ। पुलिस वाले बड़े ताकतवर हैं, उन्होंने गार्ड को कमजोर समझा, उनकी पसलियां सेक दी, लेकिन इनसे भी ऊपर ताकतवर हैं, पुलिस के ऊपर भी ताकतवर बैठे हुए हैं। जब ये उनके हथे चढ़ते हैं अपने से ज्यादा ताकतवरों के, तो इनके खून वो ताकतवर सेक देते हैं, जैसा कि बहावलपुर में इनके साथ हुआ था और वैसे भी इनके साथ ऐसा होता रहता है। बहरहाल गार्ड की तरफ से वीसी का ऑफिस के सामने जाके एहतजाज किया गया। तो वीसी साहब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? ये तो शुक्र है कि वीसी साहब उस मौके पर नहीं चले गए, वरना उनके साथ भी वही कुछ होता। अब इनको ये चाहिए गार्ड्स को कि ये वीसी को साथ लें तो कहीं और जाके एहतजाज करें। तो वैसे वीसी साहब के साथ भी ये ऐसा ही पुलिस वाले कर सकते थे। आ जाते हैं 117 लोगों की तरफ से जो खत लिखा गया, पाकिस्तानी भी हैं और इसके साथ साथ इंडिया वाले भी हैं। भारत और पाकिस्तान से तल्लुक रखने वाली 117 मुमताज शख्सियात ने मुश्तरका तौर पर एक खुले खत पर दस्तखत किए हैं, जिसे हमने नामाकूल खत कहा है। ये खत सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें दोनों मुमालिक के दरमियान अमन मुकालमे और मामूल के सफारती तल्लुकात की बहाली पर जोर दिया गया है। दस्तखत करने वालों में 61 शख्सियात भारत जबकि 56 पाकिस्तान से तल्लुक रखती हैं। खत में कहा गया है कि दोनों मुमालिक के दरमियान जारी कशीदगी न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है, बल्कि लाखों नौजवानों के मुस्तकबिल, रोजगार, तालीम और खुशहाली के मौके भी मुतासर हो रहे हैं। भारत की जानिब से इस खत पर दस्तखत करने वालों में फारूक अब्दुल्ला, मीर वाहिद उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मनोज झा और हुमायूं कबीर शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी, सबक सफारतकार अशरफ जहांगीर काजी, रुकने कौमी असम्बली असफंद यार भंडारा और मारूफ जौहरी साइंसदान और मुसन्नफ परवेज हूद भाई समेत दीगर शख्सियात ने इस अपील की हमायत की है। खत में दोनों हुकूमतों से एतमाद साजी के इक़दाम पर दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त की गई है। इन तजावीज़ में मुकम्मल सफारती तल्लुकात की बहाली, नई दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर्स की दोबारा तैनाती, वीज़ा सर्विसेज की बहाली, कमर्शियल परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद खोलने और दोनों मुमालिक के दरमियान अवामी रवाबत बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा अटारी वाघा बॉर्डर को तिजारत और आमदोरफ्त के लिए दोबारा फाल बनाने, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस बहाल करने और दीगर सरहद पार राब्तों के मंसूबे दोबारा शुरू करने की भी सिफारिश की गई है। खत में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर दुनिया की तकरीबन 5वीं आबादी का घर हैं, जिनमें नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है। दस्तखत कुनुंदगान के मुताबिक बेहतर तल्लुकात से न सिर्फ दोनों
ممالک بلکہ پورے خطے کے عوام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی رائے میں کیا بھارت اور پاکستان کو دوبارہ مذاکرات اور اعتماد سازی کے اقدامات شروع کرنے چاہیے؟ اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ یہ معقول اور نامعقول شخصیات کی جانب سے لکھا گیا خط ہے۔ اس میں معقول شخصیات بھی شامل ہیں اور نامعقول شخصیات بھی شامل ہیں۔ یہ بھی نامعقول ہے۔ ضرورت اصل ایشو کو ایڈریس کرنے کی ہے، جس کے ساتھ سارے مسائل اپنے آپ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ خط لکھنے والوں میں اکثر شوقین حضرات ہیں، جن کو شوق ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آنے اور جانے کا۔ نیک نیت بھی یقینی طور پر ہوں گے، لیکن ان کی تعداد 9-10 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جن دو اعلیٰ شخصیات کو خط لکھا گیا ہے، پاکستان اور بھارت کی، کیا یہ دونوں اپنے اپنے ملک میں اتنی زیادہ بااختیار ہیں کہ اتنے بڑے فیصلے کر سکیں؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔